आदाब नाजरीन, खबर खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ। मास्क जरूर लगाएं, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। मैं स्टूडियो में अकेला हूं, इसलिए मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़ में जाएं तो जरूर लगाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं खबर खास की, और आज बात करेंगे कर्नाटक और नया वजीर आला की। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें नए वजीर आला बन गए हैं। कर्नाटक पर बोम्मई का राज, या ये कहा जाए कि येडियुरप्पा इस्तीफे के बाद भी पार्टी में अपने मुखालिफिन पर भारी नजर आ रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, पहला पॉइंट, बसवराज के नाम की तजवीज रखने वाले भी येडियुरप्पा है। दूसरा पॉइंट, आज बसवराज की हलफबरदारी में येडियुरप्पा के मुखालिफिन नजर नहीं आए। तीसरा पॉइंट, बीजेपी आला कमान को मनवाने में कामयाब हुए येडियुरप्पा और अपने ही आदमी को रियासत की कमान सौंपी। बसवराज की पकड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साबिक नायब वजीर आला गोविंद कारजोल ने उनके नाम की तायद की। आज बसवराज की तनहा हलफबरदारी हुई। लिंगायत तबके से आने वाले बसवराज को येडियुरप्पा के जानशीन के तौर पर पहले से ही माना जा रहा था। बीजेपी क़यादत को यह खौफ था कि येडियुरप्पा की जगह किसी गैर लिंगायत लीडर को वजीर आला बनाएंगे तो कर्नाटक में पार्टी अपने रिवायती लिंगायत वोट बैंक से हाथ धो बैठेगी। कुल मिलाकर बीजेपी की मरकजी क़यादत येडियुरप्पा के दबदबे को कबूल करती है। अब भले ही बसवराज पर्दे पर नजर आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तो येडियुरप्पा ही है। मतलब पार्टी में 2 महीने से चल रहे नाटक के स्टेज पर सिर्फ किरदारों का बदलाव हुआ। बहरहाल बीजेपी नाटक पार्टी के अंदर से हो या बाहर से मैनेज अच्छी तरीके से कर सकती है, इस बात का अंदाजा तो हो गया। लेकिन अब पार्टी के अंदर मौजूद येडियुरप्पा के मुखालिफिन क्या करेंगे? और अपोजिशन भी ये नाटक देख ही रही है, इसलिए अपोजिशन को भी आगे के लिए बढ़िया नाटक तैयार करना होगा, क्योंकि बीजेपी फिलहाल के नाटक से तो उभर चुकी है। और आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें मुजम्मिल अहमद हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा, और हफीजुल्लाह शरीफ साहब हैं जो कि सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और एडवोकेट ताहिर हुसैन हैं, स्टेट प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। आप तीनों का खैर मकदम है। मुजम्मिल साहब, पार्टी में लगातार 2 महीने से, जून के महीने में भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुछ कहते हैं, येडियुरप्पा कहते हैं कि सब कुछ ठीक है अंदर। आखिरकार जुलाई के खत्म होते होते सरकार में चेहरा बदलना जरूरी हो गया था। क्या अवामिल थे? क्या कुछ बीजेपी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है अभी भी? बीजेपी के अंदर बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि चाहे हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है जी, 75 साल के बाद में सियासत में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस बिना पे जो है येडियुरप्पा साहब अपनी खुद ही से वो राजीनामा दिए जी, खुद ही से दिए। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने देखा होगा, सारे मीडिया में देखा गया कि वो काफी बिल्कुल मखबूम थे, आसुदा थे, और उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा से गुजर चुका हूं। क्या मतलब लिया जाए? क्या है जी, नहीं, एक चीज क्या था, ये और जब भी ये वजीर आला बने, उस वक्त बिल्कुल कठिन से कठिन इम्तिहान का ही वक्त रहा येडियुरप्पा साहब के कैरियर में जी। अब ये कोरोना आ गया, इससे पहले जो अंदरूनी रेप वगैरह अब इख्तिलाफात थे पहले, अभी जो है ये कोरोना की वजह से जो है ज्यादा खुलकर काम नहीं कर पाए, क्योंकि 2 साल से जो है सारी दुनिया भर में कोरोना का वबा फैली हुई है जी, जिसकी बिना पे जो है काम काज पूरे ठप हो गए हैं। ठीक, ये कोरोना सिर्फ कर्नाटक में नहीं था, पूरी दुनिया में है और पूरे हिंदुस्तान में था। ठीक है, हफीजुल्लाह शरीफ, पूरे वर्ल्ड में हफीजुल्लाह शरीफ काफी करीब से इस पूरे नाटक को देखा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, खरगे जी ने कहा था कि ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस नजर बनाए हुए थी। क्या कुछ देख रहे हैं कर्नाटक में? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, सही है जी। उनके जो भी गलत फहमियों को
गलत अंजाम को एक शपश यानी कि उड़ाने के लिए, एक उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्हीं की हुकूमत, उन्हीं के आदमी, अभी जो बसवराज बोम्माई को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जी, येडियुरप्पा जो है काम नहीं कर सके, ये फेल्यूर। हालांकि अब जो हमारे जो साहब जो बोल रहे थे मुजम्मिल साहब जी, कोरोना की वजह से येडियुरप्पा जी ने काम नहीं कर सके। ये कोरोना सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि सारी दुनिया में था जी। मौजूदा हाल में जो माइनॉरिटी जो सफर हुए वो भी देखे मुजम्मिल साहब ने, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए नफसी का आलम था जी, बहुत परेशानी थी। ऐसे सूरत हाल में हमारे लिए कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं, हमारे लिए कोई ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं, हमारे लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक नहीं, हम बहुत सफर हुए। ये जो मालूम था सबको कि येडियुरप्पा की गवर्नमेंट जो है फेल्यूर है, अटरली फेल्यूर, सारी दुनिया जानती है। और जो येडियुरप्पा को निकालने के लिए उनके खुद वजीरों ने एक साजिश किया और कामयाबी हो गए। उन्हीं के खुद साथिया एमएलए, उन्हीं के जो कैबिनेट मंत्री ने येडियुरप्पा की सरकार को धिक्कार दिया। अभी ऐसी हालत में येडियुरप्पा ने बस उनके जो है फॉलोअर बसवराज बोम्माई को जी, सूरत हाल में उनको सामने लेके पीछे की सूरत येडियुरप्पा है। ठीक ठीक, ये तो सिर्फ बसवराज बोम्माई जो है जी, येडियुरप्पा जी का कठपुतला है बस। ठीक है मुजम्मिल साहब, हमारे ताहिर हुसैन, एडवोकेट ताहिर हुसैन, कर्नाटक में क्या सियासत फेल हो रही है? बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग, बीजेपी में ही मुखालफत, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटक को किस सूरत हाल में इस वक्त देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो जी, सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि ये वक्त नहीं है कि आप इख्तिदार तब्दील करें, आप जो है लीडरशिप तब्दील करें। पूरा कर्नाटक आधे का आधा डूबा हुआ है पानी में। कोरोना की वजह से लोग बेहाल हैं, इकोनॉमी पूरे 10 साल पीछे जा चुकी है। ऐसे में जो है आप, और ये बीजेपी की खुसूसियत रही है कर्नाटक में बिलखुसूस कि जब भी ये इख्तिदार पर आते हैं हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, और ऐसे वक्त में करते हैं जब लोग परेशान रहते हैं, कोई बाढ़ आई हुई होती है, लोगों को परेशान रहती है, ऐसे वक्त में ये इख्तिदार के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। और मैं मुजम्मिल साहब को बताना चाहूंगा कि येडियुरप्पा साहब को जो है अगर एज की फैक्टर की बुनियाद पर जो है हटाया जा रहा है, तो फिर आपने केरला में 89 ईयर्स 89 साल के उम्र के साहब को जो है आपने वहां उम्मीदवार बनाया था चीफ मिनिस्टर का। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। असल में जो है यहाँ ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है बीजेपी के अंदर। और हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है येडियुरप्पा साहब ने अपनी 2 साल जो हुकूमत चलाई है, खुद बीजेपी के अंदर से उसकी आवाजें उठी बाप और बेटे के ताल्लुक से कि इन्होंने कितना बड़ा करप्शन किया है, कितना लूटा है कर्नाटक को। तो इस तरह बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने की वजह से कर्नाटक के अंदर यहाँ जिस अंदाज से ये लोग आए, यानी 17 एमएलए को जो है रिजाइन करवाकर फिर रिश्वत दे करके, सूटकेस दे करके जो सरकार इन्होंने बनाई, वहां से ही बुनियाद शुरू हो गई कर्नाटक के अंदर इनकी हुकूमत का जो तर्ज है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को खराब करने का मामला है, वो वहां से आगाज हो गया और 2 साल तक ये मामला यही चलता रहा। तो इसमें लोगों का कोई भला नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर बदल जाने से, चीफ मिनिस्टर के चले जाने से यहाँ की अवाम का कुछ भला नहीं हुआ है, बल्कि अवाम की हालत और अबतर हो गई है। जी मुजम्मिल साहब, सिर्फ कैंडिडेट बदल देने से क्या आवाम का तो भला नहीं हुआ जिस तरह से ताहिर हुसैन बता रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का भला होगा? अंदरूनी जो इन्फेक्शन है, आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के अंदर का जो इन्फेक्शन है उसको आपने बसवराज की शक्ल में एक वैक्सीन तो दे दिया है। क्या ये काम करेगा? अब येडियुरप्पा को जब आप टिकने नहीं देते तो बसवराज के लिए फिर तो वो मुखालिफिन तो है अपनी जगह। मैं मुखालिफिन देखिए, आज ये घर के अंदर भी जो है भाई और बहनों में इख्तिलाफात होता है जी। ये तो राजकीय है, सियासत है। हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस लो, जेडीएस लो, हर पार्टी में जो है मुखालिफिन रहते ही हैं। जहाँ मुखालिफिन नहीं वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता जी। घर में जब मुखालिफिन है तो राजकीय में, सियासत में मुखालिफिन होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये आपके बात से मैं, ताहिर हुसैन साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जो 17 एमएलए को जो खरीदे ये सब, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये अगर खरीद के होते तो फिर उनको इलेक्शन में फिर जीत के आते नहीं थे वो।
अगर वैसा होता तो फिर इलेक्शन लड़ते नहीं थे वो। अब हमारी जो दुनिया है ही नहीं, पार्टी पूरी के दुनिया हर ने देखा पार्टी है, सियासी पूरी पार्टी के दुनिया ने अंदर देखा है कि वो कैसे चीज जो रहती है खरीदा गया, कैसे उनको नहीं, जो है, मुजम्मिल साहब, एरोप्लेन अगर के जरिए अगर फ्लाइट के टिकट बना आप करके उनको एक कर्नाटक जगह से में दूसरी अपोजिशन की मुखालफत को तो कमजोर करते हैं, ठीक है, अपोजिशन को तो आपने कई बार झटके दिए हैं, लेकिन अब खुद के अंदर जो मसाइल हैं उसको अगर बीजेपी कवर नहीं कर पाएगी तो फिर अपोजिशन का सामना कैसे करेगी? नहीं, इंशाल्लाह जो है इसीलिए अभी ये जो रद्दोबदल लाया मैं है जो है तो मुजम्मिल इंशाल्लाह साहब आप की बात से देखिए सहमत नहीं कि हो। हमारे 17 एमएलए को बसवराज खरीदा साहब गया, जो है, सारा ये हिंदुस्तान बहुत जानता अच्छे है और काबिल चीफ मिनिस्टर साबित होंगे इंशाल्लाह। और नहीं, इससे जो है येडियुरप्पा कर्नाटक काबिल स्टेट नहीं है। बिल्कुल तरक्की येडियुरप्पा करेगा काबिल नहीं है। और जो है इसमें हालांकि एक्सपीरियंस लीडर है बाकायदा काबिल येडियुरप्पा, है। और येडियुरप्पा एक्सपीरियंस येडियुरप्पा लीडर है, बाकायदा बीजेपी में काबिल है। सबसे एक्सपीरियंस लीडर हैं। एक्सपीरियंस लीडर है जी। और बहुत वसी मालूमात है येडियुरप्पा के। नहीं, इसमें मुजम्मिल कोई साहब, दोहराई यहाँ नहीं है। अच्छा और कोई काबिल दोहराई होने की बात नहीं क्योंकि आएगी। ये फैक्टर आ यहाँ गया। सरकार चलाने की बात आती है मुजम्मिल साहब, सरकार को चलाना है, सरकार को चलाना है। ये जो है जी, बीजेपी जी। की सरकार सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आरएसएस इसीलिए के तो- लिए नहीं, बल्कि सारे कर्नाटक के लोगों के लिए सरकार बनी है। जी, कहां चला रही है सरकार? ये सरकार तो फेल्यूर है। अभी गुज़िश्ता साल मैंने सिरा के इलेक्शन में नहीं, ऑब्जर्व आपकी बात होके से- गया था, आपकी बात से मैं वहां सहमत पर हूं। पैसों की बारिश हो गई। वहां पर जी। जो नहीं, वहां पर जो जयचंद्रा साहब जो एक्स मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, दोबारा भाई इलेक्शन में खड़े, उनकी काबिलियत तो बहुत थी। उनकी काबिलियत के लिए लोग तरसते हैं, तारीफ करते हैं। काबिलियत कहाँ आई? यहाँ तो सिर्फ पैसों की बारिश हुई। बीजेपी में सिर्फ पैसों की बारिश होती है और बीजेपी सिर्फ बीजेपी के लिए है। मगर जयचंद्र साहब तो हार चुके हैं ना, जब इलेक्शन हुकूमत हार बनती चुके हैं है, लोग। सरकार बनती है, सबके लिए बनना चाहिए, जी। अक़लियतों के लिए भी बनना चाहिए, SC/ST के लिए भी बनना चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए बनना बेशक। चाहिए। ये अपना क्या है, सर ऊंचा करने के लिए बस हर एक के बीजेपी देखिए, के इलाकों में काम कर रहे हैं। अब हमारे जो अक़लियतों में कहां पर काम आया? बताएं आप मुझे, जवाब दीजिए। देखिए, क्या मुजम्मिल साहब, क्या काम कर रहे हैं? मुजम्मिल साहब, इस बार सुनिए, इस बार क्या हुआ कि येडियुरप्पा की बात मानी गई। येडियुरप्पा भले ही हट गए हो, एक फैक्टर आपने रख दिया कि एज की वजह से, ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन बसवराज बोम्मई को बिठाया गया। लेकिन एक चीज ये है, कर्नाटक में जात पात का बड़ा झगड़ा है, लिंगायत वोट खोना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए येडियुरप्पा की बात का मान रखा गया, बसवराज बोम्मई को बनाया गया। तो क्या कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसकता देखकर ये आनन फानन फैसले लिए गए? मुजम्मिल साहब, नहीं, आनंद फानंद फैसले नहीं देखो, है। मुजम्मिल जो हाईकमान साहब, से एक जो बात फैसला आप बोल होता रहे है हैं आप। वो अटल फैसला है। अगर हाईकमान का अटल फैसला था तो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में फैसला येडियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई का ही नाम रखा और उसी नाम को आला कमान ने मान भी लिया। क्या समझा जाए इसको? जी, क्या दूसरे लीडर दूसरों की तजवीज अहमियत नहीं रखती? नहीं, क्योंकि पार्टी में और भी तो सीनियर लीडर हैं, येडियुरप्पा पार्टी में और भी लीडर आप जो है हैं और भी मिनिस्टर्स हैं बोम्मई जो है कर्नाटक करेक्ट के। है, मगर बसवराज शिक्षा है, हमारे फॉलोअर पार्टी है में वो। जो है काबिलियत को तोड़ा जाता है, सीनियरिटी को नहीं देखते, काबिलियत को देखा जाता है। जी। कि बसवराज बम्बई में वो सब चीजें काबिलियत थी उनमें जी। है, ये सोचते हुए येडियुरप्पा साहब ने ये फैसला लिया है कि बसवराज बम्बई को रिप्लेस किया जाए जी। उनकी जगह। नहीं साहब, आपको काबिलियत अभी नजर आ रही है जब पूरी अवाम परेशान है, लोग तो परेशान बसवराज हैं, बोम्मई को लोग उनकी जगह इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ फ्लड जो आया हुआ है। अगर जैसे येडियुरप्पा साहब ने सारी रिजाइन दुनिया किया, परेशान पूरी है, मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो सुनिए, गई, मेरी कौन बात जाएगा सुनिए। वहाँ सारी पर? दुनिया परेशान कौन है। लोगों की एक बात सिर्फ कर्नाटक का बल्कि सारी कौन दुनिया जाएगा? परेशान है। अवाम को मदद करने के लिए कौन जाएगा? 17 एमएलए को खरीदा नहीं जाता, फिर से जो है री इलेक्शन कंडक्ट करते नहीं, एडवोकेट ताहिर हुसैन जो कह रहे हैं, मुजम्मिल साहब, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुजम्मिल तो साहब, आप एडवोकेट पार्टी ताहिर को हुसैन ये करते कह रहे हैं कि इलेक्शन मौजूदा लड़ते। माहौल जी, क्या अच्छा। सही था जी। चेहरा बदलने का? सरकार आप ही की थी, येडियुरप्पा को ये हालात कोरोना के थोड़े ठीक हो जाते, कवर हो जाते, उसके बाद भी बदला जा सकता था। क्या ये वक्त सही था? मैं मगर क्या था, हमारा हाईकमान का नहीं बनी, अभी तक मिनिस्ट्री नहीं बनी है, कौन जाएंगे ये वहाँ पर? लोगों का वक्त कौन सही सुनेगा? समझ के ये फैसला लिए, हाईकमान को फैसला लिए। येडियुरप्पा साहब अपनी खुद से रिजाइन किए। नहीं, येडियुरप्पा जी ने जो इस्तीफा दिया है, क्या वक्त सही था? खुद अपने आप अभी कोरोना के हालात चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगार है, क्या अवामिल कार फरमा है बीजेपी के अंदर ये जो भौचाल है, आपको मैं क्या ये कहना दिखता चाहता है हूं- और इसका नुकसान किसको होगा? ताहिर हुसैन,
देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मैं जो बात जिस पर बार बार मैं कह रहा हूं कि ये वक्त नहीं था। इस वक्त अवाम बड़े परेशान है। इस वक्त जो है एक तो बाढ़ जो आई हुई है, जैसे ही येडियुरप्पा साहब ने रिजाइन किया पूरी मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गई। अभी मिनिस्ट्री नहीं है। अब जो है लोगों को की आवाज कौन सुनेगा, उनको राहत कौन पहुंचाएगा, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि ये नफा नुकसान इनका अपना है, पार्टी के अंदर अपने नफा नुकसान के लिए येडियुरप्पा ने कोई जो है बहुत बड़ा एहसान ना तो पार्टी पे किया है ना तो यहाँ के लोगों पे किया। जाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। किस बात के लिए आप रो रहे हैं? बाढ़ में लोग मर रहे थे, आप रो रहे थे। कोविड से लोग इतने मरे, आप रो रहे थे। आपको लूटने के लिए जो है इस वक्त मौका खत्म हो रहा है आपका, इसलिए आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको दुख हो रहा है। आपको जो अवाम के लिए कोई थोड़ी जरा बराबर की कोई फिक्र नहीं है। अवाम के लिए कभी आप परेशान नहीं हुए। आप अपने फायदे के लिए, अपने बीजेपी सिर्फ अपने फायदे, अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कर रही है। फायदा नुकसान की बात नहीं है यहाँ, नहीं, ये फायदा नुकसान की बात नहीं है। येडियुरप्पा साहब इतने साल सियासत में रहे, अब जो है वो अपने दुख की वजह से जो है एक इमोशन की वजह से जो आंखों में आंसू आए। इसका ये मतलब नहीं कि लूट मार करने के लिए, ये सब अगर लूट मार करने का होता तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस होते। एलिगेशंस कुछ भी नहीं है उनके पास, स्कैम्स कुछ भी नहीं है। काम भी सुनना पड़ा है। आवाम को ये लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनी है, फिर बहुमत मिला है और सेंटर में भी मोदी सरकार है, फायदा होगा कर्नाटक को। लेकिन यहां पर आवाम के लिए तो मसाइल जू के तू हैं। यकीनन फायदा होगा, नहीं यकीनन फायदा होगा। देखिए आप की हुकूमत होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। जीएसटी का जो हिस्सा हमको मिलना चाहिए था वो तक ये लोग नहीं ला सकते हैं। हफीजुल्लाह शरीफ, वैसे तो अपोजिशन आपकी इस वक्त कारकर्दगी, सरकार हालांकि अंदरूनी तौर पर इतने मसाइल से दो चार है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं नजर नहीं आती सड़क पर बहैसियत अपोजिशन। आप सिर्फ तमाशा देखते हैं बैठकर। हफीजुल्लाह शरीफ, नहीं, हम तमाशा नहीं देख रहे हैं। हम जो है वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, जो हमारे जो हुकूमत को तब्दील करके 2 शाख करके हमारे एमएलए को खरीद के उन्होंने बैकडोर से आया है। अब येडियुरप्पा जी बदलने के बाद बसवराज जो बम्बई आए उसमें क्या भी हालत नहीं सुधरेगी। मैं कहता हूं कि वही रफ्तार बेढंगी जो कल भी थी सो अब भी है। दुख दर्द की बात कीजिए, हफीजुल्लाह शरीफ, तकलीफ की बात कीजिए। आपने कुमारस्वामी कांग्रेस की सरकार, अलग बात है। इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी कहीं ना कहीं है। अगर कुमारस्वामी को आप टिकने देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कांग्रेस को। शुरू से कांग्रेस धोखा ही दी है, बीच में फूट डाल दी है। दुनिया हिंदुस्तान को धोखे में रखी है कांग्रेस, अपने फायदे के, अपने मफाद के लिए, क्योंकि डायनास्टी रूल करके ये पूरा बर्बाद किया है हिंदुस्तान। मुजम्मिल साहब, येडियुरप्पा को बदलने की साजिश 6 महीने से चल रही है। शायद आप जानते होंगे, अगर हमारे पार्टी में नहीं था। आज बम्बई जो है हफीजुल्लाह शरीफ, जब से येडियुरप्पा की सरकार हमारी आपकी सरकार बनने से पहले जो नाटक चलता रहा, इस बीच में कांग्रेस कहां है? कांग्रेस सिर्फ वेट एंड वॉच कर रही है। सिर्फ सड़कों पर कब उतरेगी, कब लोगों के लिए काम करेगी? अपोजिशन में आने का मतलब नहीं कि घर बैठ जाए। कांग्रेस जो है रियलिस्टिक पार्टी है, कांग्रेस में कोई नाटक नहीं होता जी। कार्नेट जो है, कांग्रेस जो पार्टी है एक बड़ा दरख्त है, उसके छत्र छाया में कई लोग काम कर रहे हैं। अभी हम आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बहुमत से हम फिर से हमारे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी लाएंगे। टूट रही है और वही शाखें बीजेपी से जाके मिल रही हैं। जी, ये सुनहरी ख्वाब देखते ही रही बस। कोई शाखें बीजेपी से नहीं मिल रही, जो आधे इधर आधे उधर से उधर के उधर। ताहिर हुसैन, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस के इस खेल में क्या नई सियासी उफक जो है नजर आ रही है आपको? किस तरह के माहौल कर्नाटक में सियासी तौर पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आवाम ने कांग्रेस को भी देखा, जेडीएस को भी देखा और अब बीजेपी को भी देख रही है। देखिए, आने वाले दिन जो है ये जो नई रीजनल पार्टीज हैं, नई पार्टियां हैं जो अवाम के भलाई के लिए काम करते हैं, उनका वक्त है। इसलिए कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस, इन्होंने अब तक अवाम को जिस अंदाज से धोखा दिया है, अवाम के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है, अवाम के जो एतमाद थे उसको ठेस पहुंचाई है,
इसको लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लोग अल्टरनेट चाहते हैं, यहां एक मुतबादिल चाहते हैं, मुतबादिल की तलाश में है, और हम जैसी पार्टियां जो है उसका मुतबादिल बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और लोग इनको रिजेक्ट करेंगे, इन तीनों पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, आप ये देखेंगे। जी मुजम्मिल साहब, जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनती बिगड़ती रही, ठीक है, अपोजिशन ये इल्जाम लगाता रहा कि आप उनकी सरकार तोड़ते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन जनता का नुकसान बहुत हुआ है। जब से येडियुरप्पा सरकार में बने हैं, मसाइल कोरोना की अपनी जगह है, लेकिन जो बीजेपी को करना था वो कहीं नजर नहीं आता जमीन पर। एक चीज क्या बाकायदा बीजेपी कर रही है, बताइए, कुछ काम बताइए। हालात की नजाकत की वजह से जो है जी, और कोरोना की वजह से सारा इल्जाम कोरोना पर मत डाल दीजिए। सब काम ठप हो गए, सब काम में रुकावट आ गई। जी, सारा इल्जाम सिर्फ कोरोना पे नहीं, कोरोना एक ऐसा फैक्टर बन गया, आपको काम करना है, कोरोना के दौरान ही आपको पहुंचाइए लोगों को। नहीं, कोरोना के हालात और में बाकायदा काम करके नहीं, क्या कुछ कर नहीं सकते थे। कोरोना के हालात में आपकी सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया। कोरोना के दौर में आपकी सरकार ने पेट्रोल के भाव बढ़ाए, डीजल के भाव बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता क्या? चाहे रोड्स कांग्रेस के पीरियड में रोड से क्या इसे नेशनल हाईवे सब इतना इम्प्रूव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया कांग्रेस के पीरियड में। अभी हमारे बीजेपी के पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हुए हैं। ऐसा जो खाकसारी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, जो बीजेपी की सरकार में जो हुआ, लोग है ना सड़कों पे उतर गए, खाने के लिए तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे। ऐसी हालत में आप पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। नहीं, हफीजुल्लाह शरीफ, जब बीजेपी का मसला आता है तो आप बोलते जरूर हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस, हफीजुल्लाह शरीफ, कांग्रेस जो है, आप मसाइल तो बता रहे बीजेपी के, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन खरगे इलेक्शन हारते हैं, उसके बाद कर्नाटक में ऐसा लगता सन्नाटा हो गया है कांग्रेस का। सड़कों पर उतरती क्यों नहीं कांग्रेस? फिर ये सारी चीजें रख क्यों नहीं पाती कांग्रेस? ऐसी बात नहीं है, हारने की भी वजह है। यहां पर वोट टैंपर करते हैं लोग, टैंपर करते हैं वोट और फैक्सी वोट चलाते हैं। काफी जो है आपके मीडिया पर्सन ने इनका जो है राज को फाश कर दिया। एक अच्छा इंसान जो हुकूमत में कभी हार नहीं माना, ये लोग हार जब हार नहीं हुई तो ईवीएम पे इल्जाम लगाते हैं, इंसान को हरा देते हैं। नहीं, बीजेपी की नाकामी कांग्रेस सिर्फ टेलीविजन पर बताती है, सड़कों पर क्यों नहीं बताती, आवाम के सामने क्यों नहीं रख पाती? हफीजुल्लाह साहब, इनके पास आवाम जाग गई है, वो दौर और था, आवाम जाग चुकी है। बीजेपी क्या है वो आवाम जाग कर रहे हैं। खुद बीजेपी के लोग हमारे बिगड़ने का इंतजार कर रहे हैं, खुद बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस में आ गए। अब बस हम भी जो है वक्त का जो है एक नजाकत है, यही होता रहेगा। नहीं हफीजुल्लाह, आप कब तक वक्त का इंतजार करेंगे? क्या कांग्रेस ये भूल चुकी है कि कांग्रेस सड़क पर उतरती है तब बड़ा बदलाव आता है? 2024 तक कांग्रेस ने कई बड़े बदलाव किए हैं सड़क पर उतरकर, लेकिन आज ये कांग्रेस कहां है? बेशक उतरती है, कहां है कांग्रेस? अपने हक के लिए मौजूद है कांग्रेस, वॉच कर रही है, इनके जो नाटक की बात कर रही है, इनके तब्दीली को वॉच कर रही है, इनके हुकूमत के हुक्मरानों को तब्दीली को वॉच कर रही है कांग्रेस। ताहिर हुसैन, कांग्रेस बीजेपी की इस चक्कर में कर्नाटक की आवाम पिस रही है। कर्नाटक में इस वक्त जो जरूरत है जिन चीजों की, कोरोना के मौजूदा हालात, इस पर सारा इल्जाम बीजेपी डाल रही है कि कोरोना है, लेकिन ये आपस की लड़ाइयां सियासी तौर पर जिस तरह से माहौल बन रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है, तो आवाम में किस तरह की चीज देखी जा रही है कि इन सियासी पार्टियों ने कितना नुकसान किया है कर्नाटक का? ताहिर हुसैन, एक तरह से अवाम को खुद सियासत से जो है बेजारगी आ गई है, इस हद तक लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये सब पार्टियां जो है इख्तिदार में आने के लिए पैसा खर्च करती हैं, वोटर को पैसा देती हैं, और जब इख्तिदार पर आ जाती हैं तो वोटर को जो है निकाल करके बाहर फेंक देती है, उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं होती। 5 साल के बाद फिर ये नजर आते हैं। तो ये अब जो है
मामूली पंचायत इलेक्शन में जो है लाखों करोड़ रुपए खर्च करने लगे बड़ी बड़ी पार्टियां, वहां का माहौल खराब करके रखा है। ठीक। तो लोग अब समझदार हो गए, लोग जो है इन पार्टियों का नाम लेने से अब बेजार हैं। सिर्फ कुछ किराए के लोग जो पैसे देकर काम करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं, वो अब इन पार्टियों को फेवर करेंगे। लेकिन आम आवाम जो है वो अब बेदार हो चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन सब जो पार्टियां हैं, या नेशनल पार्टियां हैं और ये जो इख्तिदार पर रह चुकी जो पार्टियां हैं, इनका हाल आइंदा आने वाले दिनों में बुरा होगा। लोग इनको जो है दोबारा कर्नाटक के इस नाटक को जो हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस जेडीएस हो या फिर बीजेपी हो, आवाम के पास एक हथियार है वोट। ये वोट के जरिए कर्नाटक की आवाम तमाम नाटक को खत्म कर सकती है। तो आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।